Hello everyone, so let's do the most important PYQs of chapter solid state। तो ये जो आपका solid state है वो आपका CUET में बहुत important है। इस पर CUET के सिलेबस में है ये solid state, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले ध्यान दो एक बात का, जो आपके पास ये सॉलिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका अमॉर्फस सॉलिड लिखा गया है, तो यहाँ पर जो आपके सॉलिड्स हैं वो आपके दो तरह के हैं। फर्स्ट इज योर क्रिस्टलाइन, जो कि आपने मेनली सुना भी होगा जिसके बारे में। सेकंड इज अमॉर्फस सॉलिड्स। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इसमें क्या खास बात होती है कि इसमें जो एटम्स होते हैं उसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, उसकी अरेंजमेंट ऑर्डर में होती है। यानी कि जो एटम्स है वो किस में होते हैं, वो आपके ऑर्डर में होते हैं। इनमें क्या होता है, आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर दिखाई देता है। यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर आपको दिखाई देने का मतलब क्या है कि इसमें जो आपके एटम्स है वो आपके ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं, और वो दूर दूर तक, चाहे आप जितना दूर चले जाओ उतने दूर तक भी इसका ऑर्डर क्या रहेगा, वो सेम ही रहेगा। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ऑर्डर में ये सभी चीज़ें लगी है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड वैसे सॉलिड होते हैं जिसमें कि एटम्स जो हैं वो ऑर्डर में लगे हैं और इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ऑन द अदर हैंड जो आपके अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, दे डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर इनका नहीं होता। कुछ हद तक ये ऑर्डर में अगर होगे भी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये डिसऑर्डर शो करना स्टार्ट करेगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें किस तरह से यहाँ पर डिसऑर्डर है, इसमें यहाँ पे ऑर्डर नहीं है। तो ऐसे सॉलिड्स जिनमें कि ज़्यादा ऑर्डर नहीं होता, लॉन्ग रेंज की अगर बात करें, दूर दूर तक ज़्यादा ऑर्डर नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो कौन से होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। जैसे कि आपको अगर मैं अमॉर्फस की बात करूँ, अमॉर्फस में एग्जांपल्स क्या आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है आपका ग्लास, वैक्स एटसेट्रा। ठीक है, ये वाले आपके अमॉर्फस में आते हैं। ऑन द अदर हैंड क्रिस्टलाइन में आपके कौन से आते हैं, जैसे आपको डायमंड हो गया आपका, ग्रेफाइट हो गया। ओके, ग्रेफाइट भी आपका इसी में ही आता है। एंड जो आपके प्योर मेटल्स होते हैं वो भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ही आते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें आपके लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है। इसलिए ये कौन से सॉलिड की कैटेगरी है, ये है आपकी क्रिस्टलाइन की कैटेगरी। तो इसमें पूछा गया है अमॉर्फस सॉलिड कौन सा है, तो आपका अमॉर्फस सॉलिड कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका ग्लास, डी आपका अमॉर्फस सॉलिड हो जाएगा। तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर डी, जो कि है अमॉर्फस सॉलिड कौन सा होगा, ग्लास। इसीलिए आपने ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इट सेज अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कटाइन C एंड A। ठीक है, C और A है इसमें दोनों कटाइंस। द अनाइन फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस एंड कटाइन ऑक्यूपाइज 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। आपको ये फॉर्मूला टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन आई रिपीट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें आपको क्या करना होता है, बेसिकली आपको फॉर्मूला बिल्ट अप करना होता है। तो यानी कि आपका एक कटाइन है, अनाइन है, तो आपके पास बेसिकली कटाइन एंड अनाइन है। ओके, इसका फॉर्मूला बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन में। तो आपके पास गिवन एक्चुअल में ये है, जो आपका कटाइन एंड अनाइन है उसमें से जो आपका अनाइन है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है। आपको पता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगर बनाएगा, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, अनाइन जो A है वो क्या बनाता है, वो बनाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे कि शॉर्ट में HCP भी लिखा जाता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के ये क्या बनाते हैं, यूनिट सेल बनाते हैं। जब ये मतलब अपना क्रिस्टल बनाएगा तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली अरेंजमेंट से जाता है। ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। अभी तक हमने कुछ अपने से नहीं करा, जो है वो लिख रहे हैं। तो यानी कि A जो आपके अनाइन है वो किस में जाते हैं, HCP में। और आपको पता है HCP अगर वो बना रहे हैं तो HCP में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं HCP में, नंबर ऑफ एटम्स इन
HCP, ये आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन HCP, वो होते हैं 6। तो यानी कि A के साथ आपका क्या आ गया, A के साथ आपका आ गया 6 नंबर, क्योंकि एक्चुअल में क्या है बोला गया है जो अनाइंस है वो HCP बना रहे हैं, वो HCP क्रिस्टल यूनिट सेल बना रहे हैं। तो यानी कि A कितने हो गए, A आपके 6 हो गए नंबर में, क्योंकि ये लर्न करना है HCP के लिए जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो 6 होता है, ये आपको याद करने वाली चीज़ें हैं। ऑन द अदर हैंड हम बात कर लेते हैं अबाउट द केटाइन। जो केटाइन है उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, केटाइन्स ऑक्यूपाई 75% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वॉइड होता है जो क्रिस्टल में बीच में खाली खाली गैप होता है, वॉइड उसे कहते हैं। तो केटाइन कहाँ पर लगे हैं, केटाइन क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं, केटाइन लगे हैं 75%, वो ऑक्यूपाई करते हैं 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देखो वॉइड्स भी दो तरह की होती है, तो इन्होंने खुद ही दे दिया कि ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स है, HCP आपको पता है HCP आपका क्रिस्टल है, लैटिस है, तो उसमें जो 75% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी उस पे जाके क्या लगे होंगे, आपके केटाइन्स उसमें जाके लगे होंगे। HCP की अगर बात करें तो HCP में कितनी साइट्स होती है, जो ऑक्टाहेड्रल साइट्स होती है वो आपकी 6 इन नंबर होती है। एंड जो टेट्राहेड्रल साइट होगी, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, टेट्राहेड्रल जो आपकी साइट्स होगी, जो आपकी वॉइड्स होगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वो कितने नंबर की होती है, वो होती है 12 इन नंबर। तो यानी कि ये आपको याद रखना है कि वॉइड्स किस में, अगर HCP अरेंजमेंट है उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 होती है एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसमें 12 होती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो आपका केटाइन है वो 75% ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जहाँ जहाँ है उसका 75% वो ऑक्यूपाई कर रहा है। अब 75% का मतलब क्या होता है, परसेंट अगर आप हटाओगे तो दैट मीन्स मैंने यहाँ पर 100 कर दिया इसका, ओके, ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑब्वियसली किसकी बात हो रही है, HCP की बात हो रही है। तो HCP में यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी है, 12। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो कितनी है, दीज आर 12 इन नंबर। सो यहाँ पर 12 लिख लिया, सॉरी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर आप कितना लिख सकते हो, यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप 6 इन नंबर लिखोगे। तो मैंने यहाँ पर 6 लिख लिया क्योंकि यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछी है। तो यहाँ पर कैंसिल करोगे आप, तो यहाँ पर 3 और 4 से ये जाएगा एंड फर्दर आप ये कैंसिल करोगे तो यहाँ पर ये 2 चला गया और यहाँ पे ये 3 चला गया। तो यानी कि आपके पास ये जो केटाइन्स है उनका नंबर कितना आ जाएगा, 3 3 = 9, ठीक है, और 2 यहाँ पर बच गया, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि केटाइन का जो आपका नंबर है वो निकल के आया है 9/2 एंड यहाँ पर जो अनाइन है उसका नंबर है आपका ऑलरेडी 6। तो यहाँ से ये नंबर्स आपको पता चल गए। तो नाउ आप क्या करेंगे, फॉर्मूला में हमें किस तरह गिवन है, और फॉर्मूला में हमेशा जो केटाइन रहता है वो पहले आता है, अनाइन बाद में आता है। तो आपने इस तरह से इसको लिख लेना, बिकॉज वी हैव टू बिल्ड द फॉर्मूला। तो केटाइन पहले है और उसके बाद क्या आ जाएगा, जो आपका केटाइन है उसके साथ एसोसिएटेड जो नंबर है दैट इज योर 9/2, यू शुड राइट ओवर हेयर, यहाँ पे नीचे इसको केटाइन के नीचे आपने 9/2 लिखना है, बिकॉज केटाइन के साथ एसोसिएटेड नंबर इज योर 9/2। नाउ जो अनाइन है, अनाइन इज हैविंग 6 नंबर, जो यहाँ पे 6 निकल के आए, तो यहाँ पर इसके भी यहाँ पर नीचे को आप 6 लिख लोगे, ओके। तो यहाँ पर अभी हमारा ये फॉर्मूला बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है, बट ये फॉर्मूला हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। हमारा क्या होता है, हमारा गोल ये रहता है कि जो हमारा ये फॉर्मूला है वो हमारा बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये फ्रैक्शन आ रहा है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस फ्रैक्शन को किसी ना किसी तरह से हटाया जाए। तो अगर आप देखो कि अगर यहाँ पर अगर इसको और इसको अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करा जाए, किसी चीज़ से ऐसे मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट ये होल नंबर बन जाए, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करना चाहोगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर सॉरी इंटू यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, सो दैट हमारा ये इवन नंबर, हमारा ये थोड़ा होल नंबर बन जाए। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 बचा, 6 2 ज़ार आपका यहाँ पर 12 आ गया, ओके। अभी भी और इसको थोड़ा छोटा आप कर सकते हो, क्योंकि कोशिश रहती है कि आपका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल आपके मिनिमम नंबर्स में आना चाहिए, बिल्कुल सिंप्लीफाइड होना चाहिए। तो यस, हम यहाँ पर और सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। आप देख रहे हो 9 और 12 क्या है, थोड़ा यहाँ पे अगर
आप यहाँ पे 9 और 12 को 3 से डिवाइड कर दो, या फिर आप ऐसे करो कि आप 3 कॉमन ले लो, कुछ भी आप कर सकते हो। अगर इसको डिवाइड करा जाए 3 से, मतलब यहाँ पर भी डिवाइड, यहाँ पर भी डिवाइड 3 से, तो 3 3 से 9, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। और इसको भी डिवाइड करा जाए 3 से, तो यहाँ पर 4 बचेगा। तो यानी कि ये सिंप्लीफाइड हमारे पास एट लास्ट फॉर्मूला आया। देखो पहले ये फॉर्मूला आया हमारे पास, यहाँ पर ये फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई हम करना चाहते थे, तो क्या करेंगे, 2 डिवाइड में था, इस 2 को हटाने के लिए पूरे ये नंबर से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारे पास ये आ गया। एंड फर्दर इस फॉर्मूला को भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते थे बाय डिवाइडिंग बाय द नंबर 3, क्योंकि ये दोनों मल्टीपल है 3 के, तो हमने इस तरह से हमारे पास ये आ गया। तो ये आपका जो आंसर है, देखो कहाँ मैच कर रहा है, ये आपका आंसर यहाँ मैच कर रहा है, ये है आपका डी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो यानी कि डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें C3 और A4 आपके आंसर में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 gram of an FCC crystal with density D is equal to this and cell H equal to 100 picometer is equal to। बेसिकली ये जो सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस है, ये डेंसिटी वाले क्वेश्चंस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला होता है जिसपे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप CUT का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आपको इससे यहाँ से क्वेश्चन बने। तो चलिए जो बोला जा रहा है पहले वो करते हैं। तो पहले आपको डेंसिटी का एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, दैट इज़ डेंसिटी इज इक्वल टू, जो भी आपके क्रिस्टल आपके स्ट्रक्चर्स है उसकी अगर डेंसिटी आपको निकालनी है तो वो क्या होता है, Z इंटू एम डिवाइडेड बाई A क्यूब, A raised to the power 3 इंटू NA इज़ योर एवोगेड्रोस नंबर। तो यहाँ पे Z क्या हो जाएगा, Z होगा नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ, मैं लिख लेती हूँ नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इन यूनिट सेल, जो आपका यूनिट सेल होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हो गए। M क्या हो जाएगा, जो भी आपके पार्टिकल्स है उसका मोलर मास कितना है, ठीक है, मोलर मास ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा A आपकी क्या हो जाएगी, H लेंथ, जो आपका यूनिट सेल है, जो आपका क्रिस्टल है उसमें जो H है उसकी लेंथ कितनी है, वो A हो जाएगी। Na आप सभी को पता है, Na क्या होता है, एवोगेड्रोस नंबर, जो कि क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो दिस इज़ योर फॉर्मूला जो आपने अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला रहता है जब भी डेंसिटी का क्वेश्चन आए, फॉर्मूला आपका यही रहना है। नाउ जो गिवन चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन आपके पास क्या है, गिवन इज़ योर D, जो डेंसिटी है वो आपके पास, यहाँ देखो डेंसिटी आपके पास ये गिवन है, डेंसिटी इज़ योर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखना इसके यूनिट्स, ये सेंटीमीटर में आपको गिवन है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर Z कितना हो जाएगा, Z कैसे डिपेंड करता है, सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि कौन सा लैटिस गिवन है। यू हैव गिवन विद द FCC क्रिस्टल लैटिस, तो आपका ये FCC गिवन है फॉर FCC के लिए फेस सेंटर जो क्यूब्स होते हैं आपको लर्न होना चाहिए। जो Z की वैल्यू होती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपके 4 होते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पर 4 लिख लिया। नाउ इसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास H लेंथ गिवन है, ठीक है, सेल H वही होता है H लेंथ कितना, यानी कि A आपके पास गिवन है 100 पिकोमीटर्स। ओके, आपके पास 100 पिकोमीटर्स गिवन है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है, ध्यान से देखना, यहाँ पर द यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर एंड ओवर हेयर द यूनिट्स आर इन पिकोमीटर। तो हमें ये यूनिट्स यहाँ पर सेम करने होंगे। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि ये जो पिकोमीटर है इसको चेंज कर दो किस में, सेंटीमीटर में। तो अब वही हम कोशिश करेंगे। नाउ वी नो दैट, ये भी एक बात पता होनी चाहिए आपको कि जो 1 पिकोमीटर है अगर उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, कितना सेंटीमीटर होता है, वो होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए मीटर सेंटीमीटर में। ओके, ये आपको जब पता चल गई तो यहाँ से आप क्या है, यहाँ से इसको आप चेंज करोगे। ओके, यहाँ पर जो H लेंथ है आपकी वो है आपकी 100 पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर की जगह आप ये वाली चीज़ लिखोगे, यानी कि 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। नाउ द H लेंथ इज इन सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व हो गया। दोनों ही जो आपकी लेंथ्स है दीज आर इन सेंटीमीटर्स।
तो यहाँ पर जब आप करोगे ये 10⁻² हो जाएगा, यहाँ पर 10 है तो आपकी एज लेंथ जो है वो 10⁻⁻8 कैलकुलेट करके आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो यहाँ तक एटलीस्ट आपका यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी। ओके, तो चलिए अब हम इसके बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, अब हम देखते हैं इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। नाउ जो भी ये सभी चीज़ें हैं वो यहाँ पर डेंसिटी के फॉर्मूला में डल जाएगी। नाउ डेंसिटी इज़ इक्वल टू z कितना है, z इज़ योर 4, तो आपने यहाँ पर z कितना लिखा 1 मिनट, यहाँ पर आपको थोड़ा ये मॉडिफाई करना पड़ेगा बिकॉज ये क्या है हमारे पास डेंसिटी जो है, जो हमारे पास ये डेंसिटी है वो हमें पूछी नहीं गई है। एक्चुअली में हमें क्या पूछा गया है वो भी हम देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है द नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम। देखो ध्यान से देखना, जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर पूछे किसी का भी, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि आपको सबसे पहले किसमें क्या निकालना है, सबसे पहले आपको मोल्स निकालना है। बाकी बातें बाद में हम देख लेंगे, सबसे पहले यहाँ तक तो कोशिश करो कि मोल्स निकालना बहुत ज़रूरी है। हमेशा याद रखना जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो हमेशा सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए कि आपका ध्यान किस में रहेगा, मोल्स निकालने में रहेगा। तो यानी कि यहाँ से जितना आपसे बन पड़ता है, जो भी आपसे निकल सकता है वो पहले आप निकाल दो, तो उसको लेके आप मोल्स की तरफ जाना। तो यहाँ पे डेंसिटी है, Z है, A की वैल्यू है, Na की वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमारे पास मोलर मास या फिर एटॉमिक मास निकलने वाला है। तो यानी कि ये जो मोलर मास है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं और हम यहाँ पर मोलर मास, तो यहाँ से मोलर मास एक तरफ करके कितना ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके बन गया, मोलर मास इज इक्वल टू D इंटू A क्यूब इंटू Na एवोगैड्रो जो नंबर है डिवाइडेड बाय Z। ठीक है, यहाँ हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पर हमने थोड़ा ये मॉडिफाई कर दिए, इधर उधर ले गए हैं इसे हम। तो यहाँ पर जो मोलर मास है वो हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ द मोलर मास वुड बी, मोलर मास कितना हो जाएगा, जो डेंसिटी है, डेंसिटी आपकी कितनी है 10 है, तो आपने डेंसिटी यहाँ पर लिख ली, हमने 10 यहाँ पर डेंसिटी लिख ली, इनटू उसके बाद आपका कितना है, एच लेंथ कितनी है, एच लेंथ इतनी है और उसका क्यूब है, तो यहाँ पर हमने लिखा 10⁻⁻8 और उसका हमने क्यूब लिख लिया, इनटू Na क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर आपके पास ये है। Z कितना हो जाएगा, Z इज़ योर 4। तो यहाँ पर ये चीज़ें कैलकुलेट कर लो। अब कैलकुलेट कैसे होगी, यहाँ से ये 2 से चला जाएगा और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 कितने हो जाएगा 3.011 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 इंटू आपका 3.011 जब आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 15.055। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके आए इनटू, अब ध्यान से देखना 8 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, तो 10⁻⁻24 रहेगा, इनटू यहाँ पर कितना है 10⁻23 और डिवाइड में तो चलो कुछ नहीं है हमारे पास, m इज़ इक्वल टू यहाँ पे 15.055 रहेगा, इनटू यहाँ पर दोनों को बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 10⁻⁻1 आएगा, जो कि डिनोमिनेटर में आके कितना हो जाएगा, m की वैल्यू 1.5055 मोलर मास या एटॉमिक मास आपका इतना आ चुका है। अभी हम ये चीज़ निकाल चुके हैं। अब मैंने आपको कहा है कि निकालना क्या है, निकालना हमें नंबर ऑफ़ एटम्स है, नंबर ऑफ़ एटम्स हमें निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम कहाँ जाना पसंद करेंगे, हम मोल्स निकालेंगे। ठीक है, मोल्स जब भी मैंने कहा है नंबर्स निकालने होते हैं तो पहले मोल्स निकालने की कोशिश करा करो क्योंकि वो बड़ा इजी हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे वही करते हैं और अगेन यहाँ पर भी आप देख लो कि यहाँ पे क्या चीज़ गिवन है, यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है 100 ग्राम, यानी कि गिवन मास, जो आपके पास गिवन मास है। एक और चीज़ है, यहाँ से देख लो गिवन मास आपके पास कितना है 100 ग्राम गिवन है। अब इन्हीं को देखते हुए हम और चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। क्या निकालने की कोशिश करेंगे, मोल्स। देखो मोल्स के लिए आपको मोलर मास भी गिवन है और गिवन मास भी आपको गिवन है, तो इजीली मोल का फॉर्मूला लगा के आप मोल्स निकाल सकते हो। तो चलिए मोल्स निकालते हैं। अब नाउ आपके पास मोल्स कैसे आ गए, देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास आपको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अपॉन मोलर
मास, और आपको मोलर मास भी गिवन है, और गिवन मास कितना है, जो गिवन मास है आपके पास, अगर मैं स्मॉल w लिखूँ, जैसे w अपॉन यहाँ पे मोलर मास अगर ऐसे लिख लूँ, तो जो गिवन मास है आपके पास 100 ग्राम, वो आपके पास गिवन था। ओके, जो आपके पास मोलर मास है जो आपने कैलकुलेट किया है पीछे, वो 1.505 ग्राम्स था। ठीक है, तो नाउ नंबर ऑफ जो मोल्स आपके पास आ गए, मोल्स आपके पास नंबर में आ गए, नंबर ऑफ मोल्स वुड बी इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, गिवन मास आपका 100 ग्राम्स हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय, सॉरी ये 100 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.505। ओके, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट अगर करना चाहते हो तो कर लेना, बट मैंने यहाँ पे अभी नंबर ऑफ मोल्स इतना ही रखा है बिकॉज आगे भी कैलकुलेशन होनी है ना। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आगे, बट आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स, आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला है एक नंबर ऑफ जो आपके पास एटम्स होते हैं उसका मोल के साथ क्या रिलेशन है। तभी मैं कह रही हूँ, तभी आपने मोल्स की तरफ जाने को मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो मोल्स होता है और ये जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स है उनके बीच में एक रिलेशन होता है, तो ईजीली आपका निकल जाता है। तो यहाँ पे इतना क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, इनटू आप क्या करते हो यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करते हो। नाउ दिस इज़ योर फॉर्मूला, तो ये आपका फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ एटम्स एंड मोल्स के बीच का रिलेशन। अब हमें ये चीज़ निकालनी है, तो आराम से ये चीज़ निकल सकती है। कैसे, हमें यहाँ पे बस इसमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पुट करने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स आपके पास ये है, तो वी आर पुटिंग ओवर हेयर 100 अपॉन 1.505 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, एंड यू नो दैट एवोगैड्रोस नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब इसको कैलकुलेट अगर आप करोगे तो आपके पास कैलकुलेट करके ये 4 इंटू 10⁻25 आएगा। ओके, ये आपके पास कैलकुलेट करके आ गया। तो ध्यान से देखो, 4 इंटू 10⁻24 आया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी सी, क्योंकि यही आंसर है 4 इंटू 10⁻5। तो यानी कि सी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। तो यानी कि डेंसिटी का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको मोल और जो एटम है, नंबर ऑफ एटम्स है, उसके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, a metal crystallizes into a lattice containing a sequence of layers as AB, AB, AB. What percentage of voids are left in the lattice? सबसे पहली बात कि आपका जो metal crystallizes है, यानी कि वो जो lattice बना रहा है, वो कौन से सीक्वेंस में बनाता है जिसमें कि लेयर AB, AB, AB टाइप की है। तो देखो, ये कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होता है, जैसे आपकी जो lattice होती है उसके ऊपर एक लेयर्स होती है, और वो किसी एक पैटर्न में होती है। तो यहाँ पे ये पैटर्न दिया गया है। ये पैटर्न कैसा है, पहले जो लेयर होगी वो ए टाइप की होगी, दूसरी लेयर जो होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी, इसीलिए उससे बी टाइप किया, और जो थर्ड लेयर होगी फिर से वो रिपीट आपकी ए टाइप की तरह होगी, फिर बी वाला रिपीट होगा, फिर ए बी। तो ऐसे एक के ऊपर एक ऐसी लेयर्स आती रहेगी। तो ये बोला गया है कि कोई ऐसा लैटिस है जो कि इस तरह का लेयर का पैटर्न फॉलो करता है, वो कौन सा लैटिस है। ओके, यानी कि कौन सा लैटिस है पहले हमें वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और बोला जा रहा है उस लैटिस के लिए व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉइड्स आर लेफ्ट इन द लैटिस, उस आपके लैटिस के लिए कितना परसेंटेज ऑफ वॉइड आपका बचा होगा। तो देखो, वॉइड क्या होता है, वॉइड होता है खाली स्पेस। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम जो ए बी अरेंजमेंट है, हमें पता होना चाहिए ये ए बी अरेंजमेंट किसके लिए होती है, ये होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने यहाँ पर भी ये वाली चीज़ बना दी है कि यहाँ पर आपका ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है दैट इज़ HCP, उसमें एक्चुअल में क्या होता है, इस तरह से होता है। देखो ए बी, यानी कि पहली ए जो लेयर है वो इस तरह से होगी, ए लेयर होगी, ओके, फिर आपकी बी लेयर होगी जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, फिर से रिपीट करके ए लेयर आएगी, फिर से रिपीट करके बी लेयर आएगी। तो यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये वाली ए बी अरेंजमेंट होती है। तो दैट मीन्स हमने ये तो फिगर आउट कर लिया, जो लैटिस है वो आपका HCP का लैटिस है। अब बोला जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉइड्स आपके वॉइड्स की परसेंटेज आपको निकालनी है। वॉइड्स की, यानी कि वॉइड्स क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, एम्प्टी स्पेस होता है कि कितना परसेंटेज आपका एम्प्टी स्पेस है। तो हमें ये पता है HCP में हमें एक चीज़ पता होती है कि यहाँ पर एक पैकिंग फ्रैक्शन वाला एक बात होती है। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है,
पैकिंग फ्रैक्शन वो होता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करा हुआ है पार्टिकल्स ने, ठीक है। एक लैटिस है, मान लो ये लैटिस है, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले आपके पास पार्टिकल्स है, ठीक है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन ये होता है कि आपका कि किसी लैटिस पे कितना वॉल्यूम उस लैटिस का ऑक्यूपाई कर रखा है पार्टिकल्स ने। तो ये लर्न करनी होती है आपको पैकिंग जो फ्रैक्शन है। तो पैकिंग फ्रैक्शन फॉर HCP सभी आपके लैटिस का अलग अलग होता है ना। HCP का जो पैकिंग फ्रैक्शन रहता है वो आपका 74% रहता है। ये आपको लर्न होना चाहिए, ये पहले भी लर्न करवाया जाता है। सॉलिड स्टेट में ज़्यादा चीज़ें यही चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं और ये लर्न करवाया जाता है। 74% इज योर पैकिंग फ्रैक्शन फॉर द HCP। नाउ हमसे पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉइड्स यानी कि खाली जो एम्प्टी स्पेस है उसका परसेंटेज कितना है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो अगर आपका परसेंटेज वॉइड आपको निकालना है यानी कि खाली स्पेस कितना है वो कितना निकलेगा। अगर पूरा आपका 100% क्या है लैटिस है, तो उसमें से अगर आप माइनस कर दो 74% यहाँ पर क्या है 74% है कि यहाँ पे जितना पैक्ड हुआ हुआ है, ठीक है। पैकिंग जितने आपके वॉल्यूम की पैकिंग हुई हुई है, मतलब इतने परसेंट जो है इतने परसेंट में आपके पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं लैटिस को। तो ऑब्वियसली 100 टोटल में से अगर जो ऑक्यूपाइड स्पेस है उसको माइनस करोगे तो वो आपके पास एम्प्टी स्पेस यानी कि वॉइड ही निकलने वाला है। तो यानी कि इसका मतलब आपके पास यहाँ पे 26% ऑफ द परसेंटेज वॉइड्स आ गई। तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका C ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन विच सेज 26% ओके ऑफ द परसेंटेज वॉइड लेफ्ट इन द लैटिस। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर विच फिट्स प्रॉपरली एट द सेंटर ऑफ द एज ऑफ अ बॉडी सेंटर क्यूब, ठीक है। यूनिट सेल इज एज लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय A। आपको ये निकालना है, आपको रेडियस निकालना है किसका, उस लार्जेस्ट स्फीयर का जो कि प्रॉपरली फिट होगा किसके सेंटर में, एज ऑफ द बॉडी सेंटर क्यूब। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात जो आपका बॉडी सेंटर क्यूब है वो यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। देखो ये जो बॉडी सेंटर क्यूब है यहाँ पे शॉर्ट में इसे BCC भी लिखा जाता है। बॉडी सेंटर क्यूब क्या होता है, जिसमें कि बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल है वो बॉडी के सेंटर में एक प्रेजेंट है, बाकी जो पार्टिकल्स है वो कॉर्नर में उन्होंने जगह ली हुई है, कॉर्नर पे ऑक्यूपाई है, ठीक है। ये होता है बॉडी सेंटर क्यूब। तो यहाँ पे बॉडी सेंटर क्यूब की बात हो रही है। इसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो आपका रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर निकालना है जो प्रॉपरली फिट होगा सेंटर ऑफ द एज। तो यहाँ पे एज की बात करी जा रही है। एज होता है ये ले लो या फिर कोई और ले लो। जैसे हमने ये वाला एज ले लिया, इस वाले एज को उठा के मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बना दी। यही वाला एज है जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये A और B, ठीक है। यहाँ पर ये लगा लो कि ये AB है। तो यहाँ पे क्योंकि एज की बात हो रही है तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो A और B है ये यहाँ पे कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं, ओके। और यहाँ ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने यहाँ से एज उठाया हुआ है तो ये वाला AB का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा A लेट इट बी एज लेंथ, जो क्योंकि बोला गया है A आपकी क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है एज लेंथ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर हमने एज, ये एज है और इसकी लेंथ होती है A, हमने इसी को उठाया है तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस A होगा, ओके। तो क्या बोला जा रहा है, आपको पता है ये वाले जो आपके दो एटम्स है वही एटम्स यहाँ पे रेड में आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि कॉर्नर पे लगे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि एक ऐसा स्फीयर अगर इन दोनों के इन कॉर्नर्स के बीचों बीच लग जाए तो उसका मैक्सिमम रेडियस कितना होगा। तो मैंने यहाँ पे यही बनाया है, ये है आपके एज पे, ये है आपके कॉर्नर्स पे एटम्स लगे हुए हैं। पूछा जा रहा है कि इनके बीचों बीच अगर कोई ऐसा लार्ज स्फीयर जितना बड़े से बड़ा बन सकता है, कितना बड़ा आपका स्फीयर बीच में यहाँ पे इन दोनों के लगेगा, ठीक है। यानी कि इस स्फीयर का आपको रेडियस कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नोटेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि रेडियस हमें असाइन करने पड़ेगी, लेट इट बी। यहाँ का जो रेडियस है लेट इट बी, हमने यहाँ पे स्मॉल आर दे दिया। दोनों के रेडियस जो आपके कॉर्नर्स पे लगे हैं वो आपने स्मॉल आर दे दिए। और यहाँ पे जो बीच का ये रेडियस है जो आपको फाइंड आउट करना है वो आपने क्या करा, वो आपने कैपिटल आर कर दिया, ओके। यहाँ पर आपने ये कैपिटल आर कर दिया और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है आर।
कैपिटल आर आपको फाइंड आउट करना है कि इस बीच वाले का डिस्टेंस रेडियस कितना होगा या कितना बड़ा होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो बीसीसी रहता है, बीसीसी के लिए एक बात आपको पता होनी चाहिए कि बीसीसी का एक आपका रिलेशन रहता है जो कि हर एक का रिलेशनशिप याद करवाया जाता है, √3a इज इक्वल टू 4r। ओके, ये वाला रिलेशन आप सबसे याद करवाया जाता है फॉर द बीसीसी। और आर क्या है, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये हमने कैपिटल आर क्यों नहीं लिया, स्मॉल आर क्यों लिया। देखो जो बीसीसी का आपसे जो ये रिलेशन याद करवाए जाते हैं उसमें जो आर होता है, आर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ पार्टिकल्स। क्या यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। रेडियस ऑफ पार्टिकल्स, रेडियस ऑफ पार्टिकल्स फॉर्मिंग बीसीसी, जो कि बीसीसी को बना रहे हैं पार्टिकल्स, उनका रेडियस यहाँ पर आता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बोलो कि कैपिटल आर क्यों नहीं आया, तो ये वाला जो आपके पास ये वाला एटम दिया गया है वो वैसे ही क्वेश्चन के लिए दिया गया है। आप ध्यान से देखो, जब बीसीसी बनता है तो यहाँ पे कोई एच के बीचों बीच कोई रेडियस, कोई आपका एटम नहीं लगा होता। आपके जो बीसीसी कौन बनाता है, बीसीसी कहाँ बनेंगे, बीसीसी में आपके पास कॉर्नर्स पे एटम्स लगते हैं और एक बॉडी के बीचों बीच एक एटम लगता है। एच पे कहीं पर भी बीसीसी के एटम्स नहीं होते। तो यानी कि जो बीसीसी का आपका मेन रिलेशन है उसमें जो आर है, आर कौन सा रेडियस है, रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स जो कि बीसीसी को बनाते हैं, ना कि ये वाला कैपिटल आर। ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हाइपोथेटिकली यहाँ पे दे दिया कि अगर ऐसा कोई हम फिट करना चाहे तो उसका रेडियस कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर रखना है कि आर कौन सा रेडियस यहाँ पर है, कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ अगर आपको ये पता चल गया तो यहाँ पर जो आपके पास आर है, जो आपका स्मॉल आर है, रीअरेंज करके आपका कितना आ जाएगा, √3a/4 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि आपने ये चीज़ यहाँ से तो एक चीज़ निकाल ली। ठीक है, और रेडियस आपको पता है, रेडियस कौन से है, ये वाले स्मॉल आर आपने अभी निकाला। अब आपको कैपिटल आर निकालना पड़ेगा। नाउ हमें एक बात तो पता है, नाउ वी नो दैट, यहाँ से हमें एक बात पता है, ये जो एच लेंथ है ये किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस ये वाला प्लस आर प्लस आर प्लस आर। ठीक है, तो यानी कि हमें ये पता है कि अगर हम लिखना चाहे कि जो ए बी है वो आपको इज इक्वल टू वो कितना है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस आर प्लस आर। फ्रॉम द फिगर आप देख सकते हो। और ए भी आपको पता है वो कितना है, वो एज लेंथ है, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर हो जाएगा। ओके, तो यानी कि आपको यहाँ से क्या देखने को मिला, यहाँ से आर 2r हो जाएगा प्लस यहाँ पर 2 कैपिटल आर हो जाएगा। और हम इंटरेस्टेड क्या है, हम इंटरेस्टेड है कैपिटल आर निकालने में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आर की जो वैल्यू है यहाँ पर वो यहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2r, हम ये कैपिटल आर पहले लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर 2, जो स्मॉल आर है आपका वो कितना हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। और ये a और ये कैंसिल हो गए, यहाँ पर 2 आ गया। तो यानी कि a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2r प्लस √3/2a। ठीक है, आपके पास इतना आ जाएगा। तो यहाँ से फिर से आप क्या करोगे, फिर से आप a की वैल्यू a इज इक्वल टू, अब यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो हम बेटर है कि इस a को हम दूसरी तरफ को ले जाए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a माइनस √3/2a ओके इज इक्वल टू 2r। ये इतना आपके पास आ गया। तो यहाँ से जब आपने ये कैलकुलेट करोगे, एलसीएम लोगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2a माइनस, और √3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होता है आपके पास 1.73। तो यहाँ पर आपका 1.73a हो गया, डिवाइड में जो आपने एलसीएम लिया था 2 आया, इज इक्वल टू 2r। अब हम क्या निकालेंगे, ये माइनस करोगे तो यहाँ पे 0.27a आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू, और यहाँ का 2 नीचे चला जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू r। तो आपके पास अल्टीमेटली सॉल्व करके r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.0675a। ठीक है, आपके पास जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। और ऑप्शन देखो अपने, तो कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन डी है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपका जो ये आर निकला, ये वाला जो रेडियस निकला, जो कि आपने बीच में ये ट्रैप करवाया था, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस इतना है। दैट मीन्स आपको मेन चीज़ क्या पता होनी चाहिए थी, जो बीसीसी के रिलेशन है ये आपको पता होने चाहिए थे। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, फॉर्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड विद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इन इट्स क्रिस्टल इज दिस। देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट करा है इसमें, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला ये आता है। ठीक है, आपने ज़्यादा इसमें नहीं जाना अभी कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट से कैसे आया। अब आप सिर्फ इतना फोकस करो कि जो फॉर्मूला आपके पास निकल ऑक्साइड है वो आपका फॉर्मूला इतना बना है। ओके, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि जो आपको बोला गया है कि जो फॉर्मूला है निकल ऑक्साइड का वो कितना है, निकल के साथ आपका 0.98 और ऑक्सीजन है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। और आपसे क्या कहा गया है कि जो निकल 2 पॉजिटिव निकल 3 पॉजिटिव आयन है, वो मतलब जो ये क्रिस्टल है उसमें निकल 2 पॉजिटिव और निकल 3 पॉजिटिव आयन है। यानी कि जो ये निकल है उसमें निकल आपका 2 पॉजिटिव आयन भी है और इसमें निकल 3 पॉजिटिव आयन भी है। ठीक है, ये बोला गया है द फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्टिंग एज निकल 2 पॉजिटिव आयन। अब हमें निकालना है कि फ्रैक्शन ऑफ निकल जो कि एग्जिस्ट कर रहा है निकल 2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, यानी कि इस लैटिस में कितना निकल 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, हमें वो निकालना है। तो देखो ये अलग टाइप के क्वेश्चंस है और ये बड़े इजी से सॉल्व हो जाता है। इसमें एक समझ लो तो कोई भी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसमें एक्चुअल में आपको क्या करना पड़ता है, पहले लेट करना पड़ता है। जो आपसे पूछा क्या गया है कि कितना निकल 2 पॉजिटिव, फ्रैक्शन पूछा गया है निकल 2 पॉजिटिव का, तो हम वही करते हैं कि हमें लेट करना है लेट नंबर ऑफ निकल 2 पॉजिटिव आयंस, निकल 2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट। ठीक है, निकल 2 पॉजिटिव आयंस कितने प्रेजेंट है जो आपसे पूछा गया है, सबसे पहले उसको लेट करना है x। ये इसका तरीका है, x लेट करना है। तो ऑब्वियसली लेट नंबर ऑफ निकल 3 पॉजिटिव आयन कितने हो जाएंगे। ठीक है, निकल 3 पॉजिटिव आयन कितने हो जाएंगे। सपोज करो यहाँ पर देखो ध्यान से, निकल आपके पास कितना है 0.98 है टोटल निकल, जिसमें कि निकल 2 पॉजिटिव भी है 3 पॉजिटिव भी है। अगर निकल 2 पॉजिटिव को हमने x लेट करा है तो बचे खुचे जो उसमें निकल 3 पॉजिटिव है वो कितने हो गए, टोटल में से टोटल कितना है 0.98। टोटल में से अगर आप माइनस करोगे x को तो ऑब्वियस ही बात है वो आपका कितना निकलेगा, वो निकल 3 पॉजिटिव का कि आपके पास नंबर ऑफ निकल 3 पॉजिटिव निकल जाएगी। ओके, तो यानी कि अगर मैं इसको रफली लिखूँ तो यानी कि जो फॉर्मूला है आपके पास अगर देखा जाए तो जो आपका फॉर्मूला है उसमें जो निकल है, निकल को अगर मैं स्प्लिट करके लिखूँ, क्योंकि निकल हैज़ निकल 2 पॉजिटिव एज वेल एज निकल 3 पॉजिटिव, तो निकल जो आपका 2 पॉजिटिव है, निकल को मैं इस तरह से स्प्लिट करके लिखूँ तो निकल 2 पॉजिटिव जो है उसके नीचे मैं यहाँ पे x लिख सकती हूँ कि निकल कितने हैं, x है और 2 पॉजिटिव उसका चार्ज है। और साथ ही साथ निकल में निकल 3 पॉजिटिव आयंस भी प्रेजेंट है और वो कितने नंबर के है, वो है 0.98 माइनस x, इतने नंबर के है। ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन तो आपका है ही। तो देखा जाए तो ये आपका प्रॉपर एक इलेबोरेटेड कह सकते हो, खोल के जो हमने लिख लिया है ये फॉर्मूला है। बस ये बनाने की आपकी देर है, इसके बाद आपका इजीली सॉल्व ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें एक्चुअल में क्या होता है, हमें टोटल चार्ज देखना होता है। ध्यान से देखना, हमें क्या देखना होता है, टोटल चार्ज हमें निकालना होता है। यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसको देख के हमें टोटल चार्ज निकालना होता है। देखो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, x हो गए टोटल नंबर ऑफ निकल 2 पॉजिटिव आयन, तो हम क्या करेंगे, x इंटू चार्ज कितना है निकल 2 पॉजिटिव पे +2, तो यहाँ पे +2 कर दिया ये, प्लस निकल 3 पॉजिटिव का कितना है, कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स है, तो मैंने लिख लिया नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे है ये। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कितना करोगे, एक पे चार्ज कितना है 3, तो यहाँ पर 3 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन बेचारा एक ही है और आपको पता है ऑक्सीजन O2 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि यहाँ पर -2 जो चार्ज है वो हम कर देंगे। अब बारी आती है इक्वल टू, यानी कि टोटल चार्ज। आप देख सकते हो ये जो आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ओवरऑल जो फॉर्मूला है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं नज़र आ रहा, ना यहाँ नज़र आ रहा था, तो यानी कि ओवरऑल जो चार्ज है दैट इज़ 0, क्योंकि न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स ओवरऑल चार्ज जो इक्वल टू है वो आपका 0 है। ये करना बहुत ज़रूरी है आपको। बस अब क्या है, अब आप कैलकुलेट कर दोगे, यहाँ पर 2x आ जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई यहाँ पर करोगे तो -3x आ जाएगा, 3 इंटू 0.98 कितना आ जाएगा, प्लस करके 2.94 आ जाएगा, और यहाँ का आ जाएगा आपका -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके -x प्लस 0.94 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
आपके पास 0.94 आ जाएगी। तो दैट मीन्स हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, इसी को आंसर मान लेते हैं। अब x क्या है, x ध्यान से देखना आपका क्या था, नंबर ऑफ निकल टू पॉजिटिव आयन। तो यानी कि x यहाँ पर क्या निकला है, अभी सिर्फ हमारे पास नंबर ऑफ निकल टू पॉजिटिव आयंस निकला है, निकल टू पॉजिटिव आयंस का आपके पास नंबर निकला है। बट ध्यान से देखो क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी कि आपके पास डिवाइड करना पड़ेगा टोटल से, तब आपके पास फ्रैक्शन निकलता है, अभी सिर्फ नंबर निकला है। तो यानी कि फ्रैक्शन के लिए फ्रैक्शन ऑफ निकल टू पॉजिटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन के लिए आप क्या करते हो, टोटल नंबर ऑफ निकल लिखोगे, जो नंबर ऑफ निकल आयन जो आपके पास है, जो आपके पास निकल टू पॉजिटिव के आयन निकले हैं इतने, डिवाइडेड बाय टोटल आयंस, टोटल निकल कितना है, टोटल निकल आपका 0.98 है, तो आप टोटल लिखोगे 0.98। जब भी फ्रैक्शन होता है तो डिवाइड किससे करा जाता है, टोटल से डिवाइड करा जाता है। तो यहाँ पर डिवाइड करके अराउंड ये आपके पास 0.959 निकलेगा, जो कि अल्टीमेटली किसके इक्वल होगा, 0.96 के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कि आपका ए आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। तो असर्शन में द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज डबल द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, ये असर्शन है। सेकंड है रीजन, द साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर देखना है, तो ध्यान से यहाँ पर देखना क्या बोला जा रहा है। फर्स्ट जो असर्शन है आपकी, जो असर्शन है उसमें क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होते हैं, यानी कि जो आपकी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो डबल होती है देन दैट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यस दिस इज़ वेरी ट्रू, यस दिस इज़ वेरी ट्रू। हमेशा होता ही है। जो आपकी टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, कैसे लर्न करना है, टी फॉर ट्वाइस, ठीक है, टी फॉर ट्वाइस। जो टेट्राहेड्रल होती है उसके नाम में ही टी है, तो यानी कि वो डबल होती है ऑक्टाहेड्रल से। ये तो करेक्ट है। तो यानी कि आपका जो असर्शन है, असर्शन इज ट्रू। तो देखते हैं रीज़न। ये तो क्योंकि फैक्ट ही था, ये तो डायरेक्ट फैक्ट ही था आपके पास। रीज़न क्या बोला गया है कि साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपका जो रीज़न है, रीज़न इनकरेक्ट है। रीज़न इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास साइज ऑफ जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है, जो टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि एम्प्टी स्पेस जो टेट्राहेड्रल है उसका साइज जो होता है वो लेस होता है साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की जो वॉइड्स है आपके पास उससे साइज छोटा ज़रूर होता है, बट नॉट एग्जैक्टली हाफ। एक्चुअल में एग्जैक्टली हाफ नहीं होता। बेशक वो साइज़ में छोटी होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल से, बट वो हाफ में नहीं होती, ठीक है। एग्जैक्टली वो हाफ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हाफ बोला गया था, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ट्रू नहीं है और ये आपका ट्रू है। तो यहाँ पे यानी कि असर्शन ट्रू है, रीज़न आपका फॉल्स है। तो यानी कि आपका असर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स। सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एडिशन ऑफ 13 ग्रुप 13 एलिमेंट इनटू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रिजल्ट्स इन। तो देखिए यहाँ पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है, जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे आपका सिलिकॉन, ये प्योर आपके क्या होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। उन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है, यानी कि जिन सेमीकंडक्टर में कोई डोपिंग नहीं होती, यानी कि बाहर से कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करी होती, वो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कहा जा रहा है कि अगर ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट इसमें हम लगा दिए, एडिशन कर दिया जाए, तो ग्रुप 13 कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे बोरोन को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ग्रुप 13 में कौन से होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम। बट हमने सपोज बोरोन को इंट्रोड्यूस करवाया, तो एक्चुअल में क्या होगा, तो अगर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे आपका सिलिकॉन है, ये कैसा होता है, ये इस तरह का होता है, सिलिकॉन के इस तरह से बने होते हैं। ओके, इस तरह से पूरा का पूरा लैटिस बना होता है
और ये पूरा क्या है, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है। और आपको पता है कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है, तो यानी कि ये 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, इनकी कोवेलेंसी 4 होती है, इसीलिए यहाँ पे सिलिकॉन भी क्या बना रहा है, सारे आपका 4 बना रहा है। तो बोला गया है कि सिलिकॉन की जगह किसी एक जगह अगर आप ऐसा कर लो कि यहाँ पर ग्रुप 13 का कोई एक एलिमेंट यानी कि जैसे बोरोन है उसको लगा दो, तो हमने सपोज इसकी जगह बोरोन लगा दिया, तो आपको पता है जो ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम होते हैं, इनकी क्या होता है, ये सिर्फ 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या करेंगे, ये 3 बॉन्ड्स तो बना देगी, यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, दूसरा ये बॉन्ड बनाने में चला गया, तीसरा भी बॉन्ड बनाने में चला गया, और बाकी इसके पास और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक होल जैसा क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा ही। यहाँ पे जो ये होल है, यहाँ पर क्या है, ये जो आपका होल है, ये कौन सा होता है, ये एक पॉजिटिव होल होता है, जिसकी वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होती है। और जिन ऐसे सेमीकंडक्टर्स में किसी चीज़ को ऐड करने के बाद अगर पॉजिटिव होल बने, तो उन्हें कौन से कंडक्टर बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो बन रहा है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है, जिसे कि क्या कहा जाता है, और इसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक यानी जिसमें कि बाहर से कोई डोपिंग हुई है, बाहर से कोई आपने एटम्स को अंदर डाला है। तो ये बात हो रही है कि ग्रुप 13 का लाइक बोरोन हमने जब ये डाला, तो उसके बाद हम क्या पूछ रहे हैं, इनके बैंड्स के बारे में बोल रहे हैं। तो बैंड्स का भी मैं आपको बता दूं, बैंड सपोज ये आपकी एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी जा रही है, और यहाँ पर जो आपका बैंड है ये वैलेंस बैंड है, ये ऊपर कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। ओके, तो ये क्या होता है, जब आपके जो कंडक्टर्स होते हैं उसके लिए बैंड्स क्या होता है, उन बैंड्स में ओवरलैपिंग हुई होती है। अगर ये मान लो सपोज ये कंडक्टर्स होते हैं, तो ये कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड में ओवरलैपिंग हुई होती है, एक के ऊपर एक होते हैं ये, किसके केस में, जो आपके कंडक्टर्स होते हैं। बट ये सेमीकंडक्टर्स में एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग नहीं होती। और जो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है, एक्चुअल में उसके केस में तो एक्चुअल में एडिशन में क्या हो जाता है, एक तरह की यहाँ पर एक्सेप्टेड लेवल्स बन जाते हैं, जिसमें कि क्या होती है, जिसमें कि होल्स यहाँ पे होते हैं। तो आपको इतना ज़्यादा तो पूछा नहीं गया है, बस ये पूछा गया है कि उनकी पोजीशंस कहाँ हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर कि क्रिएशन ऑफ कंडक्शन बैंड स्लाइटली अबव द वैलेंस बैंड। तो येस, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि क्या हो रहा है, जो कंडक्शन बैंड है वो स्लाइटली ऊपर है किसके, वैलेंस बैंड में। येस, इसमें ये चीज़ हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन इज़ योर ए। तो बाकी में क्या है, देखो बाकी क्यों इनकरेक्ट है, आपसे पूछा गया है क्रिएशन ऑफ कंडक्शन बैंड स्लाइटली बिलो, कंडक्शन बैंड नीचे नहीं है, ऊपर है, ऊपर आता है। ओके, क्रिएशन ऑफ वैलेंस बैंड स्लाइटली अबव, जो वैलेंस बैंड है वो हमेशा नीचे ही आता है। और ये ओवरलैपिंग तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स है। ओवरलैपिंग इसमें होती है जब आपके यहाँ पे कोई कंडक्टर हो, प्योर जो कंडक्टर होता है उसमें ओवरलैपिंग होती है। तो यानी कि ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। Next question says the ratio of number of atoms present in simple cubic, body center cubic cube और आपका फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर आर रिस्पेक्टिवली। देखो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऐसे नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो पर यूनिट सेल है। और जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है, ये आपके यूनिट सेल्स बनाए गए हैं, सिंपल क्यूब का, बीसीसी का यूनिट सेल बनाया गया है, और आपका एफसीसी का फेस सेंटर क्यूब का यूनिट सेल बनाया गया है। तो ध्यान से देखो, एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, सिंपल क्यूब का जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल यानी कि जो एक बिल्डिंग ब्लॉक टाइप होता है, उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे सारे एटम्स लगे होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी पोजीशन कहाँ होती है, कॉर्नर्स उन्होंने ऑक्यूपाई करे होते हैं। जब आप बीसीसी पे जाते हो तो आप देखते हो कि कॉर्नर्स तो ऑक्यूपाइड है ही, साथ में इन एडिशन बीच में, बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच एक आपका एटम्स ऑक्यूपाई करा होता है। और एफसीसी में आप क्या देखते हो कि कॉर्नर्स पे तो एटम्स ने ऑक्यूपाई करा ही है, इनफैक्ट क्या होता है, फेस के सेंटर में भी ऑक्यूपाई हुआ होता है। जैसे आप मान लो यहाँ एक फेस है, ये फेस है, ओके, उसके सेंटर में भी आपका एक एटम ऑक्यूपाई होगा, जैसे कि ये बनाया है। तो अगर इतना नहीं करना तो एटलीस्ट आपको लर्न होना चाहिए कि जो Z होता था हमारे पास, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है। सिंपल क्यूब के केस में वो 1 रहता है, और BCC के केस में वो यहाँ पर 2 रहता है, और FCC के केस में वो यहाँ पे 4 रहता है। ओके, तो यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1
1:2:4, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 1:2:4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है अबाउट द फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट आर वैकेंसी एज वेल एज इंट्रिंसिक डिफेक्ट। तो पहले देखते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है। देखो फ्रेंकल डिफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट आपके लैटिसेस में पाया जाता है जिसमें कि जो कटायन है, कटायन अपनी पोजीशन से, देखो यहाँ पे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, यहाँ पे ए पॉजिटिव था पहले, ए पॉजिटिव यहाँ से उठ के कटायन वैकेंसी यानी कि ए पॉजिटिव जो था अपनी तय जो इसकी पोजीशन थी वहाँ से उठ के कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। इंटरस्टिशियल साइट होती है ये वाली साइट्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स में चला गया। तो ये जो डिफेक्ट इससे जो प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। तो यानी कि आपको यहाँ पर दिख रहा है फ्रेंकल डिफेक्ट में ये हो रहा है, तो इसी वजह से तो ये वाला जो फ्रेंकल डिफेक्ट है ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट भी होता है। वैकेंसी क्यों आया, क्योंकि ये वैकेंसी यहाँ पर जनरेट कर रहा है, इसीलिए वैकेंसी डिफेक्ट भी ये होता है, एज वेल एज ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी होता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी होता है। इंटरस्टिशियल क्यों, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल साइट पे जाके लग रहा है। तो यानी कि हमेशा याद रखना है फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, जब आपका कटायन इज मिसिंग फ्रॉम द लेटिस साइड एंड विल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। तो ये इसका मतलब ये जो डिफेक्ट है ये वैकेंसी डिफेक्ट भी है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है, दोनों डिफेक्ट है ये। तो यानी कि स्टेटमेंट जो 1 है 1 आपकी करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों ही डिफेक्ट शो करता है, वैकेंसी डिफेक्ट एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट leads to the color in the ionic solids due to the presence of F centers। अब ध्यान से देखो, जो आपकी स्टेटमेंट सेकंड है वो पहले ही मैं बता दूं वो इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों, अब यहाँ पर एफ सेंटर्स के बारे में बताया गया है। देखो एफ सेंटर्स जो है बच्चों वो क्या होता है, एफ सेंटर्स कैसे अराइज होता है, एफ सेंटर अराइज होता है जब आपकी अनायनिक वैकेंसी होती है, जब आपकी अनायनिक वैकेंसी होती है। अनायनिक वैकेंसी यानी कि आपका लैटिस है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर आपका उस लैटिस से मिस हो जाए, जैसे सपोज यहाँ पे NaCl है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, यहाँ पर Cl नेगेटिव था पहले। ओके, अब ये क्या हुआ, ये यहाँ से वेकेट हो गया, इसने ये लैटिस को पूरी तरह से छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके छोड़ने की वजह से इस प्लेस पे एक आपके पास वैकेंसी क्रिएट होगी। अब उस वैकेंसी को कौन ऑक्यूपाई करता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, और यही आपके जो होल्स होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को एफ सेंटर्स कहा जाता है। यानी कि एफ सेंटर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, जो होल्स होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि आपके जो होल्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुए होते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं, एफ सेंटर्स कहते हैं। ठीक है, एफ सेंटर्स कहते हैं, यानी कि होल यहाँ पे लिख सकते हो एफ सेंटर में क्या होता है, ये क्या होते हैं, होल्स विथ एंट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स एंट्रैप्ड हुए हो। और बेसिकली इसका कारण क्या है, इसका रीज़न ये है अनायनिक वैकेंसी की वजह से ऐसा हाल इसका हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है एफ सेंटर्स को, और क्या एफ क्यों आया, फार बे मीन्स, फार बे का मतलब होता है कलर। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कलर इम्पार्ट करते हैं, क्रिस्टल को कलरफुल दिखाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कलर किस वजह से होता है, जब इलेक्ट्रॉन सब वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करेगा और एक्साइटेशन उसकी होती है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सम वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करता है, वो एक्साइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो क्रिस्टल है उसको वो कलर इम्पार्ट करते हैं, कलरफुल बनाते हैं। तो यानी कि एफ सेंटर ऑलवेज लीड टू द कलर, बट वो जो एफ सेंटर आने की बात है वो किससे है, वो दिस is because of the anionic vacancy produced in the lattice, not because of the Frenkel defect। Frenkel defect अगर ध्यान से देखो तो ये तो Frenkel defect क्या है एक्चुअल में, ये तो कटायनिक वैकेंसी है ना, यानी कि कटायन अगर मिसिंग होगा तब ये आता है। ये है आपका अनायनिक वैकेंसी वाला। ठीक है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसी वजह से स्टेटमेंट टू आपकी ट्रू नहीं है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 1 इज़ ट्रू एंड द सेकंड इज़ फॉल्स। तो यानी कि सी ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड विद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इन इट्स क्रिस्टल इज दिस।
अगेन वही आपका फॉर्मूला वाले क्वेश्चन आगे जैसे हमने पहले भी करा था, अब तो आपको इजीली हो जाने चाहिए ये। गिवन आपके पास क्या है, गिवन आपके पास एक क्रिस्टल है जिसका फॉर्मूला A उसमें 0.8 है और साथ में ऑक्सीजन है। ये आपका पहले बेसिक है। तो आपसे पूछा पहले क्या गया है वो देखो पहले, फ्रैक्शन यानी कि आपको डिवाइड लास्ट में ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ मेटल एग्जिस्टिंग एज A2 पॉजिटिव। अब जो A है आपको पता है यहाँ पर जो A है ये बोला गया है, जो आपका ये A है उसमें कुछ आपके A2 पॉजिटिव की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, कुछ चीज़ें आपकी A+3 की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। तो आपको निकालना है कि कितना फ्रैक्शन आपका A2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो हमें लेट वही करना होता है जो हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ मेटल एग्जिस्टिंग इन A2 पॉजिटिव। A2 पॉजिटिव में जो मेटल एग्जिस्ट कर रहे हैं लेट इट बी, उनका जो नंबर है वो x है। मैंने वही कहा है, जो पूछा गया है उसको x लो। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मेटल एग्जिस्टिंग इन, जो मेटल आपके A3 में एग्जिस्ट कर रहा है उसका नंबर कितना हो जाएगा, टोटल आपका A कितना है, टोटल में से यानी कि 0.8 में से आपको माइनस करना पड़ेगा A2 पॉजिटिव का नंबर, यानी कि इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आपके पास नंबर ऑफ A+3 आपके पास एटम्स आ गए। ओके तो नाउ जो फॉर्मूला आपका बना है, जो न्यू फॉर्मूला आपके पास बना है या फिर इलेबोरेटेड फॉर्मूला बना है, उससे हम ऐसे लिख सकते हैं कि A की जगह A2 पॉजिटिव भी है उसमें और उसमें नंबर ऑफ एटम्स x है। ओके अगेन हमारे पास A3 पॉजिटिव भी है और उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 0.8 माइनस x है और साथ में आपके पास ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो ये आपका एक तरह से फॉर्मूला बन गया। अब आप इसके बाद क्या करते थे, क्या होता था आपके पास टोटल चार्ज आपको देखना होता था, टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज। अब ध्यान से आप देख सकते हो ये आपका जो फॉर्मूला है ये टोटल क्या है, टोटल इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, दैट इज 0 बिकॉज दिस फॉर्मूला इज दिस कंपाउंड इज न्यूट्रल, क्योंकि आपको ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो चार्जेस है ये इनसाइड द फॉर्मूला है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसका, A2 पॉजिटिव यानी कि +2 जो चार्ज है इनटू कितने एटम्स है, x एटम्स आते हैं, x आ जाएगा प्लस आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये चार्ज इतना आ गया और नंबर ऑफ एटम्स कितना है 0.8 माइनस x आ गया। ओके नाउ आपका ऑक्सीजन हमेशा O2 नेगेटिव में आपका एग्जिस्ट करता है तो -2 आपने लिख लिया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ इट विल बी इक्वल टू व्हाट, क्योंकि न्यूट्रल है तो आपके पास टोटल चार्ज आपका 0 आ गया, क्योंकि टोटल जो फॉर्मूला है वो आपका न्यूट्रल में आ रहा है। तो नाउ ये आपका 2x हो जाएगा प्लस आपका ये कैलकुलेट करके 2.4 माइनस 3x हो जाएगा माइनस आपके पास 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा ये -x और यहाँ पर प्लस आपका 0.4 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 0.4। तो अगेन वही ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नंबर है ओनली, ये नंबर ऑफ A पॉजिटिव आयंस। अब आपके पास फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन ऑफ Ni2 पॉजिटिव आयंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर जितना आपके पास 2 पॉजिटिव में आयंस निकले हैं डिवाइडेड बाय टोटल इज योर 0.8, टोटल कितना है 0.8 आपके पास। तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.50। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन सी।